हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था और 4 प्रकार के सिस्टम्स का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गए थे। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा शुरुआत के 1-2 मिनट और उसके बाद आज की कहानी स्टार्ट करूंगा। आज से जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होगा, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा भी है। कैलकुलेशन वाला हिस्सा हमारा रहता है ठीक ठाक है, 40% है, और अगला जो हिस्सा है वो 60% है, तो वो काफ़ी बड़ा हिस्सा है और ये पूरा कंप्लीट होगा। मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रो जो हम शुरू करते हैं उस समय बच्चा 11th से 12th में आता है, तो शुरुआत में उसका फोकस उतना अच्छा नहीं होता है। फिर भी इलेक्ट्रो चूँकि थोड़ा सा ईजी रहता है शुरू में, इसलिए धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगता है। पर चूँकि अभी आप समझ रहे होते हैं, पूरा फोकस होते हैं अपने स्टडीज पर, और तब जाके मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है, इसलिए मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा भी लगता है और आराम से समझ में भी आता है। कुछ बच्चे क्लासेस को रेगुलरली नहीं देख रहे हैं और हमको वो पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास वीडियोस डालते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, कौन कौन नहीं देख रहे हैं। अगर हम आपकी क्लास का डेटा बताएं तो लगभग, अगर हम आपकी क्लास में 45 बच्चों को माने कि आपकी क्लास में हैं, वैसे तो 50 है, ठीक है, और 45 में 22-23 बच्चे रेगुलरली क्लास देख रहे हैं, यानी बचा हुआ आधी क्लास रेगुलरली क्लास नहीं देख पा रहा है। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इंटरनेट के कारण से, जिनके नाम हमको नहीं पता चलते हैं। ठीक है, वो 2-4 बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं इंटरनेट में जो नाम हमको नहीं पता चल पाते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो क्लासेस को लाइक कर देते होंगे और बाद में कभी देख लेंगे, क्योंकि लाइक करने से उनकी वो हिस्ट्री में आ जाता है और फिर क्लास हमसे नहीं मांगनी पड़ती है, वो डायरेक्टली हिस्ट्री में जाके उस क्लास को देख लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो सेव कर लेते होंगे क्लास को, वो बाद में देखते होंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो ना ही सेव करते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही वॉच करते हैं, लेकिन फीस समय से देते हैं। उन बच्चों को ये कहना है कि ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि आपके बोर्ड्स ना हो। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि आपके बोर्ड्स होने हैं, ठीक है। और कौन सा पेपर आपका बोर्ड मान लिया जाए ये भी नहीं कह सकते। टर्म 1 बोर्ड मान लिया जाए या टर्म 2 फाइनल मान लिया जाए या आपके प्री बोर्ड्स को फाइनल माना जाए, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो आपको बजाय इधर उधर टाइम वेस्ट करने से, बजाय आप फालतू का होमवर्क करने से, फालतू का होमवर्क का मतलब समझ रहे होंगे ना, जो फालतू के सब्जेक्ट्स आप लिए बैठे हैं उनके होमवर्क्स, ठीक है, अपना टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या संडे टू संडे आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी आप जिस पीरियड में चल रहे हैं, आप फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, इन सबको टाइम इस समय अगर देंगे तो फिर आप काफ़ी गड़बड़ करेंगे। उनके लिए बाद में टाइम रहता है, ठीक है। संडे टू संडे आप पढ़िए, उनको पैरेलल लेके चलिए। कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स उनमें आ जाते हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। तो आप अपने मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इनको साथ साथ रोजाना पढ़ें। इसी में आपकी भलाई है। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको खुशी होगी, हमको भी मज़ा आएगा, है ना। बिल्कुल, वैसे भी 1 साल पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, कोई पेपर नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट नहीं आया। लेकिन इस साल आएगा। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलरली देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया आधी क्लास का मुझे पता रहता है कि ये रेगुलरली देख रहे हैं, तो निश्चित रूप में वो आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोगों ने जो 4 प्रकार के सिस्टम्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, मैं उसको रिवाइज तो नहीं कराऊंगा, केवल आपको सुंगाऊंगा, ठीक है। एक तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आया था μ0I/2πa, A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट P। उसके बाद हम लोगों ने रिंग का सेंटर पे निकाला था μ0I/2r, R इज द रेडियस। उसके बाद हमने रिंग का एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, R दूरी पर A रेडियस थी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, आपको पता होगा, ऐसा डायग्राम बना था, ठीक है। ऐसे 2 कंपोनेंट्स थे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, ये वाले कंपोनेंट जुड़ गए थे। आंसर आया था μ0I/a² A² + R² की पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया था रिंग के एक्सिस पे। तो ये स्ट्रेट वायर, ये पूरा का पूरा रिंग, फिर सोलेनॉइड और टोरॉइड, जिसमें आपको आंसर यही मिलता है
कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर्स के कारण जो उनके आसपास बनता है उस बात की ये कैलकुलेशन थी। आपको याद होगा डेरिवेशन नंबर दिस, डेरिवेशन नंबर दिस, डेरिवेशन नंबर दिस, ये तीनों हम लोगों ने वायो-सेवर्ट लॉ से किए थे। एक छोटा सा एलिमेंट मानते थे और उसका मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो ये वायो-सेवर्ट लॉ से उत्पन्न हुए इंटीग्रेट करने के बाद। जबकि सोलेनॉइड और टोरॉइड ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से बने हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आज हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपनी कहानी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो निश्चित रूप से। क्वेश्चन ये है, ए स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर, एक स्ट्रेट यानी सीधा, थिक मतलब चौड़ा यानी सिलेंड्रिकल टाइप, लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, एक बहुत ही सिलेंड्रिकल टाइप वायर है। ठीक है, और ये काफी लॉन्ग है, लंबा है इस तरह, जिसकी रेडियस में कहीं ना कहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा ना क्रॉस सेक्शन, जिसकी रेडियस जो है ये रेडियस ए है। समझ पा रहे हैं ना, ये एक वायर है, बहुत लंबा सा वायर है और चौड़ा वायर है, तो एक सिलेंडर टाइप का हमने बना दिया। अच्छा, ए रेडियस है, हाँ, कैरिंग स्टीडी करंट आई, और इस पूरे वायर के भीतर कितना करंट है, आई करंट है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से भी आई करंट निकल रहा होगा इस पूरे वायर में। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज द टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप। यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड बाहर एंड इनसाइड द वायर। ठीक है, मैंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बताना है जो कि वायर से बाहर है कोई पॉइंट। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बताना है जो कि वायर के अंदर है कोई पॉइंट। पहले हम बाहर वाला करते हैं। ठीक है, बाहर वाला, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। आइए देखिए, मान लीजिए ये वायर है, डायग्राम आप हमारी तरह बनाएंगे जैसा हम बना रहे हैं। ए उसकी रेडियस है और पूरा का पूरा आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो कुछ एरो बना देता हूं आई करंट के। ठीक है, और आपको यहां पर इस, मैं पूरा लंबा नहीं बना रहा, जगह नहीं बचती, फिर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि वायर की सेंटर से मान लें आर दूरी पर है। ये सेंट्रल लाइन है वायर की। ठीक है, यहां से मान लें वो आर दूरी पर है। तो जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां हमको क्या करना पड़ता है, एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। चलिए एम्पीरियन लूप बनाए। बन गया एक एम्पीरियन लूप, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप को पूरा का पूरा वायर ऐसे पेनिट्रेट कर रहा है आई करंट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था हमने अपना एम्पीरियन लूप बनाया, और ना इधर देखा ना उधर, डायरेक्टली लिख दिया फ्रॉम एम्पीयर सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू माई एम्पीरियन लूप। बी चूंकि चाहिए तो बी को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इस पर अगर हम चलेंगे डी एल 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 लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 पाई आर। बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इस पूरे रिंग को जो हमने बनाई है एक एम्पीरियन लूप, इसको पेनिट्रेट कर रहा है करंट आई, तो आंसर क्या आएगा भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ध्यान से देखिए इस आंसर को, आप ये पहले भी जानते थे। एक वायर से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सेम चीज। तो इस बात को आप पहले भी जानते थे। एक लॉन्ग वायर है, आगे आगे भी है, उसके सेंटर से आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये। ओके, तो ये आपके लिए नई बात नहीं है। नई बात क्या है, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। मोटा वायर है, अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है,
ये आगे भी है वायर, मैं पूरा नहीं बना रहा, है ना। और ये है पॉइंट P जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट P की सेंटर से जो दूरी है वो सिमिलर R दूरी है। तो यहाँ इस P पॉइंट से जाते हुए हम क्या बनाएंगे, एक अपना एम्पीरियन लूप। ये रहा हमारा डॉटेड लाइन से क्या, एम्पीरियन लूप। और फिर हम लिखेंगे आंख मूंद के जो अपना एम्पियर्स लॉ है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा इस पॉइंट P पर क्या है। मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I B। dl चलेंगे तो क्या होगा, 2 पाई r। और यहां पे है पूरा का पूरा खेल कि इस एम्पीरियन लूप से I कितना जा रहा है, इतने एरिया से कितना करंट जा रहा है पेनिट्रेट करते हुए। बच्चों जो I करंट जा रहा था ना, वो पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा था। और आप जानते हैं कि I करंट अगर पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएगा, आगे भी इसको मैं ऐसे बना दूं, पूरे करंट क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएगा, तो ये बाहर वाला जो है ये तो काउंट नहीं होना चाहिए, हमको तो केवल अंदर वाला ही काउंट करना है। और अंदर पूरा का पूरा I नहीं जा रहा, कुछ बाहर जा रहा है जो कि वेस्ट हो रहा है, हमारे लूप से बाहर जा रहा है, एम्पीरियन लूप से। तो हमारे लूप के अंदर से कितना जा रहा है वो कैसे पता चलेगा। अच्छा बताइए, I कितने से जा रहा है, ये जो I जा रहा है वो पाई a स्क्वायर इससे जा रहा है। इसकी पूरी रेडियस क्या है, a। कितने से जा रहा है, पाई a स्क्वायर से। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि यूनिट एरिया से करंट कितना जा रहा है, बिल्कुल, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। I गोज थ्रू दिस पाई r स्क्वायर, जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आपको पता चल जाएगा एक यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास होते हुए जा रहा है। अगर आपको इस यूनिट एरिया से करंट पता चल रहा है कितना जा रहा है, तो आप क्या करें, अपने एरिया का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया से कितना करंट जा रहा है। हमको यही तो निकालना था कि इस एरिया से कितना करंट ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है। हमको ये पता चल चुका है कि यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, वो ये है, ठीक है। तो इतने एरिया से कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे, पाई आर स्क्वायर का, पाई से पाई जाएगा, आंसर आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड करंट जो कि हमारे इस एम्पीरियन लूप से जा रहा है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे जो करंट रखा जाता है वो वह वैल्यू रखी जाती है जो हमारे एम्पीरियन लूप से करंट जा रहा है वो, ठीक है। करंट थ्रेडिंग माई लूप, देख लीजिए मैंने ये कैसे निकाला है। आई लूज माई आर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर, ठीक है। वायर के अंदर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम देखें, किसी सिलेंड्रिकल वायर के भीतर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियरली आप ध्यान से अगर देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि A कांस्टेंट है और ये सब कांस्टेंट्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और बाहर जो आया था मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। यानी वायर के भीतर इस एक्सिस से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, R इंक्रीज होगा, वायर के भीतर रहेंगे तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा। और जैसे ही आप एक बार वायर को क्रॉस करके बाहर निकल गए तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ बनाया था। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। और वो जो ग्राफ होता है वो ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड का R के साथ वेरिएशन, ठीक है। तो शुरुआत में तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आप सेंटर से चल रहे हैं वायर के, ऐसा सेंटर से चल रहे हैं, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सरफेस तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से बढ़ेगा। और जैसे ही आप वायर की सरफेस को क्रॉस करेंगे, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ऐसा वायर होगा पीछे सिलेंड्रिकल। जैसे ही आप वायर की सरफेस को क्रॉस करेंगे उसके बाद आप वायर के बाहर निकल जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ऐसे वेरी करने लगेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो है R बराबर A सरफेस पर।
ठीक है। तो सरफेस के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फॉर्मूले आप पहले से ही देख चुके हैं और अभी आपने देखा किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया। ओके, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना लें इस ग्राफ को, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं देता। जहाँ तक ये वायर के सेंटर पे है, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा सेंटर से सरफेस तक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है सिलेंड्रिकल वायर में। आइए देखिए, चूंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर चुके हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या करता है या क्या क्या कर सकता है। आपने देखा होगा हमने लूप का, सर्कुलर लूप का, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाला था μ0I/2r, और एक्सिस पे भी निकाला था। तो उसकी कुछ ना कुछ डिजाइन थी मैग्नेटिक फील्ड की डिजाइन, जो कि डायग्राम हमने बनाया था। स्ट्रेट वायर के आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, उसका भी डायग्राम बनाया। सोलेनॉइड्स का भी आपने डायग्राम बनाया होगा बहुत बढ़िया सा, उसका भी हमने डायग्राम बनाया। तो ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग के आसपास, करंट कैरिंग लूप्स, करंट कैरिंग स्ट्रक्चर्स के आसपास, या किसी परमानेंट मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट किए हैं ये करता क्या है या क्या क्या कर सकता है, अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं या आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप इन चारों स्ट्रक्चर्स के डेरिवेशंस को कंप्लीटली याद कर लें, इस तरीके से उसको लगाएं कि वो आपको याद हो जाए। स्ट्रेट वायर, रिंग के दोनों जगह पर, सेंटर और एक्सिस पर, और टॉरॉइड या सोलेनॉइड, इन चारों स्ट्रक्चर्स के आपको मैग्नेटिक फील्ड के जो डेरिवेशन है, उनकी कैलकुलेशन है, वो आपको पक्के रूप में आनी चाहिए। तो आगे की पढ़ाई आपके लिए काम की है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं निकालना आता है तो फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कर सकता है उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपको सबसे पहले कम से कम मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, उसके डेरिवेशंस आने चाहिए। ओके, बिल्कुल, फॉर्मूले तो आपको आते होंगे, मुझे पता है। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कर सकता है, उस पर पहला जो काम है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। जी हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता था, है ना। एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और वो दूसरे चार्ज को फोर्स लगाती थी। फोर्स बराबर QE, आपको याद होगा, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, अगर हमने उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो Q1E, है ना। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता था, आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है एक चार्ज पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा लेता है, बिल्कुल, बहुत सारे काम कर लेता है। पहला तो हम सिंपल सा पढ़ेंगे अभी, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप कहें तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे भी पढ़ा सकते हैं, वैसे भी धीरे ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो नॉलेज है वो आपके काफ़ी काम आएगी। मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज हमारी वेस्ट ना जाए, इसका सदुपयोग हो, कम से कम आपके मार्क्स में वो दिखे, कम से कम आपके अंदर वो दिखे, आपको वो चीज़ समझ आए। ठीक है, चलिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं और मैंने अभी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। ठीक है, मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहले ले लेते हैं, बाद में नेगेटिव भी समझा देंगे, v वेलोसिटी से एंट्री करता है थीटा एंगल बना के। समझ लीजिए मैंने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मान लें यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल होगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, उस रीजन में थीटा एंगल पर एक चार्ज एंट्री लेता है।
ठीक है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है Q जिसकी वेलोसिटी v है और वो थीटा एंगल पर है। वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है यानी उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए हैं। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स बच्चों एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है ना। कभी कभार हम लोग क्या सोचेंगे कि एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हो जाता है, अच्छी बात है। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये, हालांकि टाइम हमारे पास भी होता है, हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, 11-11, 12-12 घंटे हम मोबाइल फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं। मिलता क्या है, कुछ नहीं, आंखें बर्बाद, दिमाग बर्बाद, सब बर्बाद। वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो, उनके पास आगे लैब होती है, लैब आपके स्कूल में भी है, बेकार सी है, ठीक है। वो उनके पास लैब होती है और उसमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो उनके साथ खेलते हैं, मज़े के लिए खेलते हैं। 10 घंटे, 11 घंटे, 20 घंटे बीत जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता और उसी मज़े में ही वो कुछ डिस्कवर भी कर देते हैं उनका नाम भी हो जाता है। पैसा मिले ना मिले इस बात की चिंता उन्हें नहीं होती है। इस बात की चिंता आज के ज़माने में लोगों को है कि उनके पास सरकारी नौकरी है या नहीं है है ना। आज चाहिए लोगों को, उस समय नहीं चाहिए थी। वो लोग अपनी क्यूरोसिटी को फॉलो करते थे। हम लोग गवर्नमेंट जॉब को फॉलो करते हैं, चाहे हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। इसीलिए हमारे कोई काम गवर्नमेंट के आदमी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपने काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका केवल पैसे से इंटरेस्ट है। और भी तरीके से कमा सकते थे वो। तो एक मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। और एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात बोली थी, उनका नाम है लोरेंज। क्या नाम है? लोरेंज, ठीक है। तो उनके नाम पर ही इस फोर्स को भी नाम दिया जाएगा, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लोरेंज ने ये बात बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बोली कि भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, पक्की बात है और उन्होंने ये बात देखी, इसलिए बोली। क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड? किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है। और जो बोली वो बात ये थी कि फोर्स जो लगेगा ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा चार्ज पर, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर छोटा चार्ज है, कम चार्ज है, तो उस पर कम फोर्स लगेगा। और अगर कोई बड़ा चार्ज है, ज़्यादा वैल्यू वाला चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये जितने भी डेरिवेशंस ऐसे किए जाते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी 1000, 2000, 3000 एक्सपेरिमेंट्स को करके, रिजल्ट्स को देखकर ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा ये कौन बताता है? लोरेंज। और क्या बताते हैं कि फोर्स ऑन क्या? चार्ज। फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी जितना ज्यादा होगा उस चार्ज पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स लगाने वाला ज्यादा ताकतवर होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगा लेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एंड थर्ड पार्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है देखिए, v sin थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। इसमें हर जगह पे f की वैल्यू है, f का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इस सेल। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस v sin थीटा। यानी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कंपोनेंट। ये साइन कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा। तो लोरेंज ने इस बात को भी देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है कंपोनेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कुछ लोग इसको v परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इसलिए। लेकिन हमको वो लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं प्रॉपरली? v sin थीटा, क्योंकि ये v का साइन कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो
लोरेंज ने पहली बार ये बात सबके सामने रखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। और वो फोर्स कितना लगता है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड वी साइन थीटा। सो इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 F is directly proportional to Q V B sin theta। F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस K की वैल्यू 1 होगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट Q V B sin थीटा। ये आपके सेकेंड पार्ट का, इस चैप्टर के दूसरे हिस्से का इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको आगे जो भी 10 दिनों तक सीखने को मिलेगा वो इसी के कारण होगा। बहुत बड़ी चीज है और उस सब के लिए केवल एक ही इंसान को क्रेडिट जाता है, लोरेंज। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा लेता है ये बात लोरेंज ने बताई थी, ठीक है। और वो फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं ये फोर्स किस पे लग रहा है, तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है इसलिए, ठीक है। ओके, तो इसको बनाने के लिए, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको 3 इक्वेशंस मिली होंगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। ओके, चलिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसके। इसको बोलते हैं लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, नाम इसका लिख सकते हो पहला। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि वी बी साइन थीटा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, है ना, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा होगा वी क्रॉस बी। और यही जो इस फॉर्म को बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म। किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, इस बात को लोरेंज ने बताया, और ये उनकी डिस्कवरी, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनका रिजल्ट है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ध्यान दें, इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखिएगा, अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड बनाए, अभी सादा मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं आसानी से, ऐसा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज है, ठीक है, जो कि जिसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए हैं। क्या इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा? तो लोरेंज कहते हैं हाँ, चार्ज पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा लेता है। कितना लगाएगा उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, 1-2 दिन यही करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। इससे बहुत अच्छी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे और अच्छी हम लोगों ने डिवाइसेस भी बनाई हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। किधर फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, है ना, कुछ तो डायरेक्शन होगी ना फोर्स की, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर लगेगा? तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमको मिल जाएगी किससे? v क्रॉस b से। आप उसके वेक्टर फॉर्म को देखिए, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, आप उसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे तो मिलेगा आपको v क्रॉस b, v क्रॉस b, v से b की तरफ चलना है। मैंने इससे पहले भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस निकालना सिखाया है। वेलोसिटी से आपको चलना है b की तरफ और b को कंटाप मारना है, ठीक है। आप वेलोसिटी पे ऐसे भी हाथ रख सकते हैं और b की तरफ चल सकते हैं, लेकिन इसको कंटाप नहीं बोलते, ऐसे ये मारना है पाम, तो v से b को मारना है खचाक, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, ये रहा फोर्स, v क्रॉस b, ये रहा फोर्स, v क्रॉस b, ये रहा फोर्स। तो फोर्स क्या है? ये
ओके, चलिए, तो अब आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है और किधर फोर्स लगाता है। ये बात किसने बताई थी? लोरेंज ने बताई थी। पहले पार्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन की, अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कर सकता है। चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वायर्स पे भी फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, और भी बहुत सारे काम करता है। धीरे धीरे करके उसको अनावरण करेंगे तो धीरे से आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यह है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, फर्स्ट केस, व्हेन थीटा जो कि बिटवीन वी एंड बी के है, थीटा किसके किसके बीच में था? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था, इज जीरो। व्हेन थीटा बिटवीन वी एंड बी इज जीरो। डायग्राम बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी भी ऐसी। तो आप क्या बोलेंगे? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी 0 डिग्री पर है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0। चलिए, तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो क्या आ गई फोर्स की वैल्यू? 0। कोई भी फोर्स इस चार्ज पे नहीं लगेगा इस केस में। कब? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। आप देखिए, जो फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल दो ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। वी और बी के बीच के एंगल को ही थीटा बोला गया है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। और जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो साइन 0 होने के कारण से फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। और कब फोर्स 0 हो सकता है? और कब फोर्स 0 हो सकता है? जब ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू तो है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन साइन 180 होने के कारण से फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि साइन थीटा है फॉर्मूले में, तो साइन 0 पे भी 0 होता है और साइन 180 पे भी 0 होता है। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 0 डिग्री होगा तो भी फोर्स 0 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अपोजिट में होंगे तो भी फोर्स 0 होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0। एक केस और है 0 होने का, ये तो 0 हो चुका है। एक केस और है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब चार्ज रुका हुआ हो तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। कोई भी थीटा हो, कोई भी एंगल हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी आप यहां पे एक बात बोल सकते हैं, आप और भी केसेस देख सकते हैं। हमने एंगल के दोनों केस देख लिए, 0 डिग्री 180 डिग्री देख लिया है ना, एंगल को वेरी करके देख लिया, वेलोसिटी को 0 करके देख लिया तो भी फोर्स 0 हो गया। तो ये 3 तरीके हैं फोर्स के 0 होने के। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। यही अंतर है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, चाहे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हो, चाहे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये अंतर है, रुके हुए चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फोर्स के फॉर्मूले में क्या है? V है। व्हेन चार्ज रुका हुआ होगा V की वैल्यू 0 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ चार्ज 0, देन फोर्स इज इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन V एंड V इज 0, तो साइन 0 होने के कारण से फोर्स 0। एंगल बिटवीन V यानी वेलोसिटी एंड B इज 180, तो साइन 180 होने के कारण से 0। तो रेस्ट वाले चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता, छोड़ देता। जाओ बैठे रहो आराम से, आराम करना है ना, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई स्पेशल केस देख ले, एंगल का एक 90 डिग्री पर देख ले, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम बनाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है
और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पर। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे जा रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है, इसको आप ध्यान से इसको देख लें, इसको याद ही कर लें। चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लोरेंज फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। तो आंसर आता है क्यू वी बी साइन 90। ये तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है क्यू वी बी। ठीक है, काफी फोर्स है, किधर होगा, v क्रॉस b। ठीक है, आप इसका वेक्टर फॉर्म लिख के देखिए, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा को हम लिख लेंगे क्या, v क्रॉस b, और यहां से डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, v क्रॉस b। v ये है और b पे कॉन्टैक्ट मारना है, b भीतर, v क्रॉस b भीतर, v क्रॉस b भीतर, v क्रॉस b भीतर, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसा फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए इस वाले केस में ओके। तो आज की क्लास में हम लोग केवल इतना ही पढ़े कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है। ये बात लोरेंज ने बताई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। ठीक, फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी आगे रखना है, बी पीछे रखना है। ठीक है, आप अगर आगे पीछे कर देंगे तो मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स को वो फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी, v क्रॉस b से। जिधर भी वेलोसिटी हो, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड हो क्रॉस, जिधर भी वेलोसिटी हो, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड हो क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, चलिए अच्छी बात है। चार्जेस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। जरा बताइए, अभी अगर आप क्लास में होते तो ये यहाँ पे हो हल्ला मचवा देते हैं। अगर ये चार्ज Q है, ये वेलोसिटी v है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में ये मोशन कर रहा है चार्ज, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, तो आंसर आ गया फोर्स ऑन चार्ज इज ऑलवेज क्यू वी बी साइन थीटा। करेंगे, डायरेक्टली नहीं बताएंगे, क्यू वी बी साइन, बताइए क्या एंगल है v और v के बीच में, 0, तो फोर्स की क्या वैल्यू हो गई, 0। ठीक है, ओके। अगर चार्ज ऐसे जा रहा हो इस डायरेक्शन में, तो b इधर है और v इधर है, तो साइन 180 होने के कारण से फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। चार्ज जा रहा है ना, तो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लग सकता है, रेस्ट पे तो फोर्स नहीं ही लगाएगा क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन मूविंग चार्जेस पर भी फोर्स नहीं लगेगा अगर चार्ज पैरेलल या चार्ज एंटी पैरेलल जा रहा होगा तो। ठीक है, साइन 0 और साइन 180 होने के कारण से फोर्स 0 हो जाएगा। 90 पे अगर जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आगे की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस फोर्स के कारण से चार्जेस का जो पाथ है, उस पाथ में क्या परिवर्तन आएगा, और उससे हम नई 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 बातों को डिस्कवर करेंगे, नए नए थ्योरीज बनाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफ़ी है कि फोर्स किस केस में 0 होगा और किस केस में मैक्सिमम होगा। फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो कितना लगाता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।